मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के अंक में हम बात करेंगे ये जो प्रधानमंत्री का जो दायित्व है, जो पोस्ट है, जो पद है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने लगता है कि अपना एकाधिकार ही मान लिया है। यानी उस पोस्ट पर केवल एक गांधी नेहरू खानदान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति शायद ही इन लोगों को पसंद हो, क्योंकि अब तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन लोगों को इस बात की सहन शक्ति लगाओ या इनकी दूरदर्शा देखो कि बिल्कुल भी इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि गांधी नेहरू खानदान के बाद कोई भी व्यक्ति इस कुर्सी पे बैठे। आपको ध्यान होगा जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय से लेकर आज तक इस नेहरू गांधी खानदान और इनके इकोसिस्टम ने कभी भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं माना, कोई मर्यादा नहीं दिखाई। क्योंकि आप देखेंगे इनका जो इतिहास याद करेंगे, जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी से ही पहले 1946 में भारत आज़ाद हुआ, 1947 में 1946 में जब 17 प्रदेश थे तो 17 अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय। तो तय हुआ कि इनमें प्रधानमंत्री, क्योंकि अंग्रेज छोड़कर जाने वाले थे, तो उनमें से प्रधानमंत्री का दायित्व देना था। तो उस समय भी 14 वोट सरदार पटेल को मिले और नेहरू को 0 वोट मिला। लेकिन साम दाम दंड भेद महात्मा गांधी को आगे करके, इस चैप्टर पे कभी पूरा अंक बनाऊंगा कि किस तरह से वो 17 वोटों के कैसे खेल हुआ, लेकिन आज मैं आसानी से ही शॉर्ट में बता देता हूं कि महात्मा गांधी को आगे कर पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने ईवीएम हैक, जिसको कहते हैं ना ईवीएम हैक करना, लोकतंत्र की हत्या, पहले ही प्रधानमंत्री पद ले लिया। जबकि सभी अध्यक्ष ये चाहते थे कि हमारा जो प्रधानमंत्री हो सरदार पटेल हो। उसके बाद 1964 तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। इनको लगता था बाबा साहब अंबेडकर खतरा हैं, तो उनको अपने रास्ते से निपटा दिया। उससे पहले भगत, क्या नाम है उसका, अपना सुभाष चंद्र बोस को जब वो प्रधानमंत्री बने खुद से ही, और 11 देशों ने उनको वो मान्यता दी, तो इन्होंने उसको अस्वीकार कर और आज तक नहीं मालूम कि किन परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस इस देश के लिए शहीद हो गए। 1964 में एक छोटे से कद के बड़े साधारण व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उसी समय से श्रीमती इंदिरा गांधी को वो सहन नहीं हो रहे थे। 1965 में भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान को हराया और ताशकंद में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। आज तक नहीं देश का प्रधानमंत्री बने तो उस पर जांच बैठती है, कुछ होता है, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं बैठी और आज तक नहीं मालूम कि उनकी किन परिस्थितियों में हत्या हुई या मौत हुई। तो उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। 1974 में फैसला आया, इंदिरा गांधी का एक चुनाव जैसे ही अयोग्य घोषित हुआ, इंदिरा गांधी ने उसी समय क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। बड़ी बड़ी बातें होती है लोकतंत्र बचाने की, तो लोकतंत्र की हत्या उस समय सब लोगों को अंदर कर दिया। प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया। जितने भी नेता थे जेल के अंदर चले गए। मेरे कई लोग हैं जिनसे मेरी चर्चा होती है, उस दौरान बहुत से लोग जिन्हों को वो कहते हैं कि हम कैसे कैसे कॉलेजों में पढ़ते थे और अखबार बांटने के लिए, क्योंकि अखबार में वो छापते थे कुछ भी, और कैसे किस तरह से जाते थे और कैसे पुलिस से बचना पड़ता था कि अपनी खबर दूसरे तक पहुंचाने। वो भी एक बड़ा दृश्य है। अगर कभी किसी दिन कुछ
उस लड़ाई को लड़ने वाले 1975 में जब इमरजेंसी थे कि उन लोगों से भी कभी किसी दिन बैठकर चर्चा करेंगे, तो उनका भी कभी एक अंक बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में लेकिन फिर इंदिरा गांधी को लगा, 1977 में उनके कुछ अधिकारियों ने बताया कि अब अपनी जीत हो सकती है, तो चुनाव करवाए। तो उस चुनाव में भारी बहुमत से जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो भी इन गांधी नेहरू परिवार को सहन नहीं थी। उन्होंने कुछ ही समय में चौधरी चरण सिंह को अलग करके और उस सरकार को तोड़ दिया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और चौधरी चरण सिंह बेचारे किसान नेता थे, भोले वाले थे, उनकी बातों में जैसे ही आए, एक संसद का सत्र का भी वो प्रधानमंत्री रहते हुए सामना नहीं कर पाए और कांग्रेस ने उनसे इस समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। और साथ ही इंदिरा गांधी की सरकार फिर दोबारा इस देश में बन गई। फिर 1984 में जब चुनाव हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो बड़े बहुमत से सरकार बनी राजीव गांधी की। और 89 आते आते उनकी सरकार की हालत वो पतली हुई, वो अक्षमता रही, लेकिन इतनी बुरी सरकार को भी राजीव गांधी जो 404 सीट लेकर आए थे, 200 सीट पर भी नहीं पहुंच पाए, तो उनको भी एक भारत रत्न दे दिया गया। यानी ये परिवार कितना अपने आप को काबिल समझता है। 89 में जैसे ही सरकार बनी, लेकिन उनसे सहन नहीं हुई और वो सरकार तोड़कर इन्होंने चंद्रशेखर का समर्थन कर दिया। जैसे ही चंद्रशेखर का समर्थन किया, 4 महीने में उनकी सरकार भी तोड़ दी, समर्थन वापिस। क्योंकि ये परिवार, क्योंकि 1991 में फिर ये सत्ता में आना चाहते थे, तो चुनाव हुए और बीच सत्ता के चुनाव के बीच राजीव गांधी की हत्या हो गई तमिलनाडु में। आपको ध्यान ही होगा, तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई। वो कुछ भी नहीं थे उस समय, एक सांसद के नाते थे, लेकिन अगर आज भी एक सांसद का चुनाव, अगर कोई हत्या हो जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो उस क्षेत्र का चुनाव रुकता है। लेकिन उस समय इन लोगों की इतनी ताकत थी कि इन्होंने पूरे पखवाड़े तक पूरी दक्षिण क्षेत्र का चुनाव ही रोक दिया। और उसकी सहानुभूति के नाते फिर सरकार बनी। लेकिन उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस परिवार का जो इकोसिस्टम, इनके जो चेले चपाटे हैं, उनसे सहन नहीं था किसी तरह से भी। उन्होंने पहले दिन से ही नरसिम्हा राव से अनबन और उनकी हालत खराब कर दी। तो एक किताब है जो इन्हीं के नेता हैं, इनके बड़े प्रिय थे गांधी परिवार के, चौधरी नटवर सिंह, जो पेट्रोलियम मंत्री भी थे, उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उन्होंने नरसिम्हा राव जब फोन करते थे सोनिया गांधी को कि हर विषय की जानकारी के लिए और सलाह लेने के लिए, तो 10-10 मिनट देश के प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया जाता था, उनसे बात भी नहीं होती थी। फिर वो किसी और व्यक्ति से बात करते थे, अर्जुन सिंह जैसे व्यक्ति से, कि सोनिया गांधी से मेरी बात करवा दीजिए, तो वो कहते थे मैडम का भी मूड ठीक नहीं है। तो इन परिस्थितियों में नरसिम्हा राव की सरकार चली। उस समय ये नजदीक नहीं थे सत्ता के, लेकिन इनका ओरा ऐसा रहा कि इस देश पे अधिकार प्रधानमंत्री का केवल इन्हीं का है। उसके बाद उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके थे सीताराम केसरी। जब वो अपनी पार्टी को चला रहे थे, इनका जैसे ही मन हुआ सोनिया गांधी का कि मुझे अब अध्यक्ष बनना है, तो वो उनको कार्यालय से उठाकर बाहर फेंक दिया, एक 80 साल के बुजुर्ग को। कोई शर्म नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं इनके लिए। उसके बाद आपको ध्यान होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो पूर्व में थे, उनकी मृत्यु हुई, तो लेकिन वो प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, बड़े नेता थे, लेकिन उनका शव भी कांग्रेस कार्यालय में नहीं रखने दिया गया, सहन ही नहीं हुआ। वो उनको अनजान मृत्यु की तरह छोड़ दिया गया। उसके बाद जब वाजपेयी जी की सरकार आई, उस समय से फिर इन्होंने देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन दिया,
4-4, 6-6 महीने सरकार चलवाई और फिर इस आरोप में वापस ले लिया, क्योंकि डीएमके उनकी समर्थक थी। तो डीएमके ऊपर कांग्रेस आरोप लगाती थी कि राजीव गांधी की हत्या इन्होंने की है, इसलिए जिस सरकार में डीएमके होगी हम उसमें शामिल नहीं होंगे। और वही डीएमके आज इनकी सबसे प्रिय पार्टी है। साउथ में ये जो सीट 8-9 जीतते हैं तमिलनाडु में, वो डीएमके के सहयोग से ही जीती जाती हैं। यानी कि जो इनके बाप के भी हत्या के मुजरिम जिनको ये खुद कहते थे, उनके साथ समर्थन कर लिया। फिर समय आया 2004 का, नरसिम्हा उसको सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, खुद इन्होंने बनाया, लेकिन नेशनल एडवाइजरी कमेटी एनएसी नाम से एक संस्था बनाई। मैंने पहले भी एक अंक में बताया था कैसे इन लोगों ने उसमें कुछ लोग रखे जिसमें नक्सलवादी, अर्बन नक्सलवादी, और पूरी सरकार इन लोगों ने, सोनिया गांधी ने वहीं चलाई। एक दिन राहुल गांधी का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो वो कह रहे थे कि मैं इस पूरे प्रधानमंत्री घर में पैदा हुआ, सारे सिस्टम को मुझे पता है। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनके बारे में भी, क्योंकि सारी जानकारी इनके घर ही जाती थी। मनमोहन सिंह के आप कितनी वीडियो पोस्टर देख लेंगे तो वो कैसे ऐसे खड़े हैं। बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी मिलने आता था तो वो पहले सोनिया गांधी से मिलता था। वो चाइना से आए, वो बांग्लादेश से आए, वो इटली से आए, लेकिन एक एनएसी नाम की एक संस्था बनाकर कि वो एडवाइस करेगी सरकार कैसे चलेगी, प्रधानमंत्री से भी ऊपर होकर। और आपको ध्यान होगा लालू यादव जब के ऊपर केस हुआ तो एक वो बनाया था कि 2 साल से ज्यादा की सजा के बारे में, कि जिसको सजा हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा, उसको हटा दिया था उस सजा को। लेकिन राहुल गांधी ने वो जो कैबिनेट में प्रस्ताव था उसको भी फाड़ दिया और कह रहे क्या बकवास करते हो। यानी कि मनमोहन सिंह और पूरी कैबिनेट को इस लड़के ने झूठा और बिल्कुल नकारा साबित करके अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए कागज लेकर, अजय माकन उनके साथ बैठे थे, मुझे ध्यान है वो दृश्य, कैसे जलील किया। और 10 साल उस शैडो में कोई पद नहीं लेना, दायित्व तो कोई नहीं लेना, लेकिन ऊपर से कंट्रोल करना कि हमारे गुलाम ही यहां पर सत्ता में बैठेंगे या हम बैठेंगे। 2014 में मोदी युग का जैसे ही आगमन हुआ और उनको पूर्ण बहुमत मिल गया 1984 के बाद, बस उसके बाद से इनका इकोसिस्टम और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, आप इनकी तड़फ देखते होंगे, राहुल गांधी कैसे तड़फते हैं मोदी का नाम आने के बाद ही। और 10 साल तक मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करना भी शुरू किया इन लोगों ने। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, उरी का मामला हो, कोई भी मामला हो, तो इन लोगों से सहन नहीं हुआ। अब आए 2024 की बात करते हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, भाजपा को 32 सीट बहुमत से 263, लोग कहते हैं कि 63 सीट कम आई, मैं कहता हूं 32 सीट बहुमत से कम आई, क्योंकि 272 का बहुमत होता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, 303 थी, 282 भी थी, अगली बार हो सकता है 300 आ जाए, लेकिन बहुमत 272 का ही होता है। और 32 सीट भाजपा की कम आई बहुमत से। लेकिन भाजपा 438 सीट पर चुनाव लड़ी, 441 सीट पर चुनाव लड़ी, उसमें से 240 आई, यानी कि 54-55% आई उसका रेशो। और एनडीए की 543 में से 293 सीट आई, यानी कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन इन्होंने क्या इनके इकोसिस्टम में फैलाया कि मोदी हार गए। अब आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर गए तो इनके जो महासचिव हैं एस रमेश जो हैं इनके, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि 1/3 प्रधानमंत्री विदेश रवाना। किस बात के 1/3? अगर 441 सीट पर 240 सीट लेकर आते हैं तो वो 55% का हिस्सा है, आधे से ज्यादा। और अगर 543 सीटों पर गठबंधन बना के लड़ते हैं तो वो 293 है, वो भी पूर्ण बहुमत की बात है। तो 1/3 कैसे हुए, जबकि खुद कांग्रेस 338 सीट पर चुनाव लड़ी
और 99 सीट जीती, तो वो कितनी हुई, 1/3 से भी कम, लगभग 27-28% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का। और वो दिखाती है अपने आप को, आप देख रहे होंगे पूरा टीवी पे और सोशल मीडिया पे भी, और कांग्रेस, राहुल गांधी बस लगातार तीसरी बार 100 सीट से कम आने के बावजूद अपने आप को विजयी साबित करना और ये दिखाना कि हम सुपर हैं, हार के बाद भी इनसे कोई प्रश्न ना कर सके। तो ये व्यवस्थाएं इस कांग्रेस पार्टी में खड़ी होती है कि किस तरह से इनका इकोसिस्टम और ये समझता है कि हमारा ही अधिकार है इसके ऊपर। एक और देखने की बात है, आप देखते होंगे आंकड़ा, इंडी गठबंधन का 232, ये भी एक प्रोपोगेंडा है। किस बात की 232 सीट आई है? क्योंकि ममता बनर्जी की 29 सीट आई है, तो 29 सीट तो वो इनके साथ गठबंधन में थी नहीं, वो तो चुनाव से पहले नहीं था और पोल होने के बाद, चुनाव के बाद गठबंधन में आई है। लेकिन टीवी पे जब गिनती चल रही तभी इंडी लाइंस था, जबकि चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, इनके विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को ममता की पार्टी ने हराया है, लेकिन एक इकोसिस्टम में ये दिखाया इनकी ही 232 सीट है, जबकि इनकी सीट 229 सीट तो क्लियर ममता की अलग से है। वो चुनाव के बाद इनके गठबंधन में, चुनाव से पहले तो वो खुद कहती थी ममता बनर्जी कि कांग्रेस की तो 40 सीट आएंगी, लेकिन वो बात नहीं पकड़ेंगे। और उसके बाद इन्होंने एक ही नारा लगाया, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र मर जाएगा। लोकतंत्र कैसे मरता है? क्या लोकतंत्र इस तरह जीवित होगा क्या कि जब देश का प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है तो आप उसका बहिष्कार करें? लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब है पक्ष और विपक्ष। जब चुनाव होते हैं दोनों अपनी अपनी बातें कहते हैं, लोग जिसको चुनते हैं उसके बाद एक पार्टी सत्ता में बैठती है और एक पार्टी विपक्ष में बैठती है। जो पक्ष में होती है विपक्ष उसको शुभकामनाएं देता है और उसके बाद संसद में दोनों आमने सामने उसकी कमी निकालते हैं और मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन इन लोगों ने आज तक स्वीकार नहीं किया और प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको भी शुभकामनाएं नहीं दी। आपने कल एक वीडियो देखा होगा कि कैसे नवीन पटनायक, जिनकी सत्ता भाजपा ने खोस ली, बहुत बातें हुई चुनाव में, कितनी शालीनता से, एक भी उनका सांसद नहीं बना और वो खुद मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, कितनी शालीनता से वो कल शपथ ग्रहण समारोह में आए। ये होती है लोकतंत्र की जीत। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा दूसरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो चुनाव जीत रही हैं, 29 सीटें जीत रही हैं 42 में से, बम फेंक रही हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं को भी मार रही है। और उनकी एक राज्यसभा सांसद है सागरिका घोष, जो कि एक बहुत बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी है, वो कह रही है कि ममता बनर्जी उस दिन को भवन में रही लाइटें बंद करके, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट उन लोगों ने दिखाना है कि हम मोदी के खिलाफ हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं, वो अपने स्टेट में जीती हैं, उनका मुख्यमंत्री पद भी नहीं गया, लेकिन वो कोप भवन में लाइटें बंद करके बैठी हैं। बताओ, ये कहते थे कि मोदी आएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वास्तव में कहते ये लोग सही ही हैं, क्योंकि मोदी आएगा तो लोकतंत्र खत्म तो होगा ही। क्यों? इन लोगों ने ही खत्म करना है। क्या ये लोकतंत्र जीवित की बात है? इन लोगों को लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं है। अगर ये खुद बनेंगे कुछ तो ये दूसरे लोगों पर हत्या करेंगे, मारेंगे, जैसे बंगाल में हो रहा है। लेकिन अगर ये नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री खुद, तो मोदी या कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तो ऐसी हरकतें करके ये लोकतंत्र को खत्म करेंगे। और बात इनकी ठीक है कि लोकतंत्र तो कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की पृष्ठभूमि में ही नहीं है। क्योंकि मैं तो एक बड़ी अच्छी अच्छी बातें कई बार मजेदार आती हैं सुनने में। एक दिन मैं सुन रहा था खड़गे साहब को, उनसे किसी ने कहा कि इस बात पे कौन फैसला, ये क्या फैसला होगा? बोले हाईकमान फैसला करेगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खुद, मल्लिकार्जुन खड़गे, और बात करते हैं
कि इस पे हाईकमान फैसला करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा हाईकमान कौन? राहुल गांधी। यानी कि मेरे कहने का मतलब, और एक और बात इसमें जोड़ता हूं, एक और मामला जो इनका बीच में आया, मुस्लिम मंत्री ना बनाना। कह रहे हैं कि मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया मोदी ने, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिले, क्रिश्चियन, सिख, इन लोगों को बनाया तो है, वो अल्पसंख्यक तो वही है। 22% वाला कैसे अल्पसंख्यक हो गया? वैसे भी इनसे पूछना चाहिए, कांग्रेस ने भी 34 सीटें पिछली बार टिकटें दी थी मुसलमानों को, इस बार कम कर दी 19, क्योंकि इनको पता था वो तो हमारा बंदा बंधाया वोट है, अगर उनको टिकट देंगे तो कभी हिंदू वोट ना दे। लेकिन चलो वो तो इनकी वो रणनीति थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार मोदी सरकार कर रही है, तो आप विपक्ष का नेता किसी मुसलमान को दे दो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उसको भी राहुल गांधी आसानी से स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी वो लेना नहीं चाहते। वो सुपर बॉस हैं, वो सबको ऊपर से डिक्टेट करना चाहते हैं। आप वो कहते हैं कि घमंड हो गया, बहुत सी बातें चल रही हैं कि बीजेपी वालों को घमंड। आप कभी भी राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखना, कितनी अहंकार की बात वो करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आपको पूरी हिस्ट्री बताई, और एक दिन पूरी चर्चा करेंगे सभी प्रधानमंत्रियों पे, किस तरह से ये लोग किस तरह चुनाव जीते और कैसे जबरदस्ती दूसरे के अधिकारों पर इन्होंने डाका डाला। और इन लोगों को कभी भी, अब भी और आने वाले समय में, जब तक ये परिवार है, इनसे कोई सहन नहीं हो सकता कि देश में इनके बिना कोई भी सत्ता चले या देश चले। सबको ये उसी गुलामी की मानसिकता में, जिसमें अंग्रेजों से सत्ता ली थी और ये पूरे धोखे से पहले प्रधानमंत्री बने थे, आज तक इनको लगता है कि इस पद पर अधिकार केवल हमारा ये, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं, ये अपने आप को राजा ही समझते हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।